नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ वो कहानी है सौरभ और उसके पूरे परिवार की। सौरभ का परिवार कोई बहुत बड़ा परिवार नहीं था। उसके परिवार में सिर्फ उसकी पत्नी, उसका एक छोटा सा बेटा और उसकी माँ ही थे जो कि सौरभ के ही साथ रहा करते थे। और सौरभ अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से चलाने की कोशिश कर रहा था। अभी सौरभ की ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी खुशियाँ थीं जो कि आना अभी बाकी थीं। सौरभ को अपना घर खरीदना था। ये उसका एक सबसे बड़ा सपना था जिसको पूरा करने में उसको ऐसा लगता था जैसे कि अभी बहुत समय बाकी है, क्योंकि सौरभ के पास कोई बहुत अच्छी नौकरी नहीं थी। सौरभ जो नौकरी किया करता था उससे उसके घर का गुजारा मुश्किल से चलकर थोड़े बहुत पैसे बच जाया करते थे। सौरभ और उसकी पत्नी इस बात को लेकर काफ़ी परेशान रहा करते थे कि उनका अपना घर कभी हो भी पाएगा या नहीं। सौरभ को एक जगह ऐसा पता चला जहाँ पे उसी के प्रोफाइल से जुड़ा हुआ काम था और उस काम में पैसे इस नौकरी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अच्छे मिल रहे थे। सौरभ ने भी अपने दोस्तों के मुंह से ये बात सुनकर वहाँ पर जाकर इंटरव्यू देने का प्लान बनाया। सबकी तरह वो भी अपने किस्मत को आजमाना चाहता था और वो वहाँ पर पहुँच गया। सौरभ की किस्मत ने इस बार सौरभ का साथ दिया और सौरभ को ये नौकरी तुरंत मिल गई। सच में पगार सुनते ही सौरभ का मन इस तरह से खुश हुआ जैसे उसे अपने आँखों के सामने अपने सारे सपने एक एक करके पूरे होते हुए दिखाई देने लगे। सौरभ काफ़ी खुश था। वो तुरंत घर पहुंचा। उसने ये खुशखबरी अपनी माँ को, अपनी पत्नी को सुनाई और सब लोग ये बात सुनकर काफ़ी खुश थे। लेकिन चिंता की बात सिर्फ और सिर्फ एक थी कि वहाँ से नौकरी वाली जगह काफ़ी दूर थी। इस पर सौरभ की माँ ने कहा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, हम लोग उसी तरफ एक नया दूसरा छोटा सा घर देख लेते हैं जिसका रेंट भी कम हो। सौरभ ने कहा, हाँ माँ, मेरे भी दिमाग में ऐसा ही कुछ चल रहा था, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। वैसे भी उधर रहेंगे तो अपना एरिया भी बदल जाएगा और मैंने सुना है कि उधर घर भी काफ़ी अच्छे और सस्ते रेंट पे तो मिल ही जाते हैं। ये बात सुनकर सौरभ ने अगले दिन से ही उस एरिया में घर का पता करना शुरू कर दिया और वीकेंड वाले दिन वो और उसकी पत्नी दोनों घर देखने के लिए साथ में जाया करते थे। दोनों एक वीकेंड जब घर देखने के लिए पहुँचे तो वहाँ पर घर देखने के नाम पर ब्रोकर्स थे जो कि आपको घर दिखाकर और रेंट पर लेने में मदद करते थे या फिर खरीदने में मदद करते थे। उस ब्रोकर ने इन दोनों को एक ऐसा घर दिखाया कि वो घर देखते ही एक नज़र में ही इन दोनों को पसंद आ गया। लेकिन वो घर जब इन्होंने बात की कि इन्हें रेंट पर लेना है तो ब्रोकर ने साफ साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, आप ये घर रेंट पर क्यों लेना चाहते हैं, मैं आपको सस्ते में दिलवाता हूँ ना, आप दोनों ये घर खरीद लीजिए। आपको लंबी ईएमआई चाहिए, मैं लंबी ईएमआई वाला करवा के देता हूँ, आपके ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ेगा और देखते ही देखते आपका खुद का घर खड़ा हो जाएगा। ये बात तो ऐसी थी जैसे कि सौरभ का सपना कोई उसके सामने थाली में परोस कर उसे दे रहा हो। सौरभ ये बात सुनते ही काफ़ी खुश हो गया। उसने अब ब्रोकर से सारी बातों की डिटेल लेना शुरू किया। लेकिन पत्नी ने धीरे से इशारे में कहा,
अरे आप समझ नहीं रहे हैं, ये लोग ऐसे ही फंसाते हैं, और अगर हम ले लेंगे तो फिर हम बन जाएंगे ना, हमें ये घर लेना ही पड़ेगा, ईएमआई देना पड़ेगा, सब कैसे मैनेज करेंगे। सौरभ ने धीरे से अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, अरे तुम रुको तो, मुझे पहले बात कर लेने दो। और फिर दोनों पति पत्नी की ऐसी बातें करते हुए उस ब्रोकर ने सुन लिया और उसने कहा, अरे आप दोनों क्यों चिंता कर रहे हैं, मैं हूँ ना यहाँ पे, मैं आपको सब करवा के देता हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको जैसा जो चाहिए, जितना ईएमआई आप भर सकते हैं ताकि आपके ऊपर बर्डन ना हो, आप बस मुझे वो फिगर बता दीजिए, उस फिगर पर घर करा के देना मेरी जिम्मेदारी है। बहन जी आप तो समझ लो बस मैं आपका छोटा भाई हूँ और आपके लिए यही काम करने के लिए आया हूँ। वैसे भी आप सबको शायद ये बातें तो पता ही होंगी, इन लोगों की ज़बान इतनी मीठी होती है और इनके बात करने का तरीका इतना कन्विंसिंग होता है कि जिन लोगों को शायद ये चीज़ें नहीं भी अभी करनी हो, वो भी अगर एक बार इनके बातों में आ जाएं तो वो चीज़ें आराम से कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ इस परिवार के साथ भी होने वाला था। उन लोगों ने अपने मन के मुताबिक एक अमाउंट बताई और ब्रोकर ने कहा, बस समझ लीजिए आपका काम हो गया, आपको ये अमाउंट चाहिए तो आप यही अमाउंट दो, मैं आपको सारा कुछ रेडी करा के देता हूँ। ये बात सुनते ही सौरभ तो उछल पड़ा। उसने कहा, भाई साहब अगर आप ऐसा करा दोगे ना तो मैं आपको अलग से ऊपर से कुछ पैसे दे दूँगा। इस पर ब्रोकर ने कहा, अरे नहीं भाई साहब आप क्यों चिंता कर रहे हैं, मैंने अभी बहन जी को कहा ना कि मैं इनका भाई सिर्फ यही काम कराने के लिए आया हूँ, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो, आप बस ये घर ले लो। और वो दोनों अब उस घर को और अच्छी तरह से देखने लगे, अपने घर के नज़रों से, इस हिसाब से कि घर लेने के बाद कौन सी चीज़ कहाँ कैसी रखनी है और क्या चीज़ें कैसी करनी है। थोड़ी देर तक घर को देखने के बाद दोनों की खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं था। और अब दोनों ने जब सारी बातें फ़ोन पर ही ब्रोकर को फाइनल करते हुए देखी, तब उन्हें भी ये विश्वास हो गया कि वो अपने सपनों का ये घर ले सकते हैं। वैसे भी ये कोई नया घर नहीं था, ये रीसेल हाउसेस में से एक घर था। लेकिन बात यही होती है कि अपना घर चाहे जैसा भी हो अपना ही होता है। और तो और ये तो सौरभ की ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा सपना था, जो सौरभ को लगता था शायद वो कभी पूरा कर पाए या ना कर पाए। और यहाँ तो उसकी ज़िंदगी में एक साथ दो दो खुशी आ चुकी थी, एक बहुत अच्छी नौकरी की, दूसरी इतने अच्छे अपने घर की। अब थोड़ी ही देर में सौरभ ने कहा, अब जब सारी बात फाइनल हो गई है तो तुम यहीं रुको, मैं नीचे जाकर मिठाई लेकर आता हूँ। और पत्नी को वहीं छोड़कर सौरभ भागता हुआ नीचे की तरफ चला गया। वो जाकर पास की ही मिठाई की दुकान से अपने पसंद की कोई सी मिठाई थोड़ी सी लेकर ऊपर आ गया। उसने वहाँ पर उस ब्रोकर का मुंह मीठा कराने की कोशिश की, लेकिन ब्रोकर ने वो मिठाई सिर्फ हाथ में पकड़ी, खाई नहीं। ये बात सौरभ और उसकी पत्नी ने ध्यान नहीं दिया। वैसे भी वो दोनों आज जिस खुशी में थे, जिस एक्साइटमेंट में थे, कौन इतनी छोटी छोटी बातें पर ध्यान देता है। दोनों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और हाथ जोड़कर भगवान को शुक्रिया कहा। और फिर दोनों वापस से पूरे घर को घूम घूम कर देखने लगे। जब वो घर को घूम कर देख ही रहे थे, तभी अचानक उन्हें बाथरूम में से पानी टपकने की आवाज़ आने लगी। और ये देखकर सौरभ ने तुरंत उस ब्रोकर से कहा, भाई लग रहा है यहाँ पे कहीं पानी टपक रहा है। उस ब्रोकर ने कहा, हाँ आप चिंता मत कीजिए, वैसे भी आपके शिफ्ट होने से पहले जो भी चीज़ें आपको लगती हैं वो चीज़ें हम फिक्स करा के देंगे।
और हो गया घर देख करके, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करा के आपको कल ऑफिस में ही बुलाता हूँ, चलिए अब चलते हैं यहाँ से। लेकिन उन दोनों का तो जैसे मन ही नहीं भर रहा था। वो इस घर को छोड़कर अभी ही जाने को तैयार ही नहीं थे। फिर भी ब्रोकर के कहने के बाद वो वहाँ से निकल गए। ब्रोकर ने घर पर ताला लगाया। जैसे ही ताला लगाकर वो सब नीचे सीढ़ियों से उतरने के लिए पलटे, अचानक ऐसा लगा जैसे घर के अंदर कोई भारी सी चीज़ ज़मीन पर गिर गई हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उस घर में तो कोई चीज़ थी ही नहीं। ये बात जैसे ही दोनों को महसूस हुई, दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे की तरफ देखा और ब्रोकर से ये बात जानने की कोशिश की। लेकिन ब्रोकर ने इस बात को अनसुना करते हुए बात को पूरी तरह से टाल दिया और टाल कर उन दोनों को वहाँ से जाने को कहा और कहा, कल आप 10 बजे तक मेरे ऑफिस में आ जाइए, हम सारा पेपर वर्क कर लेते हैं, मैं जितनी जल्दी होता है ये सब फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म करवा दूँगा। दोनों इस बात को लेकर काफ़ी खुश थे, इसलिए वो भी इन बातों को नज़रअंदाज कर गए। अब वो जैसे ही अपने घर पर आए और उन्होंने अपनी माँ से ये बात कही, माँ भी इस बात के बारे में सुनकर काफ़ी खुश हुई। उन्होंने कहा, चलो बहुत अच्छी बात है, ये एक बहुत बड़ा काम हो गया बेटा। देख, तू बोलता था ना कि भगवान पता नहीं कब सुनेंगे, कब क्या करेंगे। देख, एक के बाद एक चीज़ें ज़िंदगी में कैसे अपने आप अच्छी होती चली जा रही हैं। पहले भगवान ने तुझे नौकरी दिला दी, अब तुझे घर भी दिला दिया, वो भी तेरे मन के मुताबिक। सोच, ऐसा कहीं होता है क्या? ये बात तो सच है। सोच, ऐसा कहीं होता है क्या? उन दोनों ने या फिर उन तीनों ने इस बात को सच में सोचना चाहिए था कि ऐसा सच में कैसे हो सकता है। आप जितनी ईएमआई चाहें और चाहे जैसे भी आपको वो घर इतनी आसानी से मिल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन अपना घर पाने की खुशी में हर बात को लगातार नज़रअंदाज कर देना, यही होता है। ऐसे में जब कोई आपको खुद अपने पास तक लाना चाहे, बुलाना चाहे। उन दोनों ने जैसे तैसे पूरी रात काटी और फिर सुबह होते ही ऑफिस में पहुंच चुके थे। सारा काम बहुत तेज़ी के साथ हो रहा था और बहुत जल्दी ही उनका वो घर भी तय हो गया। मतलब उनके नाम पर वो घर ट्रांसफ़र हो चुका था। अब उन्होंने एक दिन एक मुहूर्त तय किया जिस दिन वो उस घर में जाकर शिफ्ट होने वाले थे। मुहूर्त वाले दिन पर उन्हें कोई पंडित जी नहीं मिल रहे थे और इस वजह से उन्होंने ये तय किया था कि वो खुद अपने हिसाब से उस दिन छोटी मोटी पूजा कर लेंगे और बाद में अगले किसी दिन जब पंडित जी मिलें तब उस हिसाब से जो भी पूजा करवानी चाहिए वो करवा लेंगे। अब वो सब फाइनली उस घर में शिफ्ट हो चुके थे। उस घर में आते ही अचानक से उनका वो 5 साल का बच्चा काफ़ी बेचैन हो गया, काफ़ी घबरा रहा था। ऐसा क्यों? उन दोनों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। वो बच्चा बार बार ऐसी नज़रों से घर के चारों तरफ देख रहा था जैसे उसे कोई लगातार दिखाई दे रहा है। किसी ने भी इन सारी बातों पर ध्यान नहीं दिया और फिर घर में शिफ्ट होने के बाद उन्होंने उस घर में सारी चीज़ें सजाना रखना शुरू करने की कोशिश की, लेकिन थकावट इतनी ज़्यादा हो चुकी थी जिसके वजह से उन्होंने ये काम आधा ही किया। मतलब सिर्फ किचन सेट किया, बाकी सोने की जगह बेड वगैरह सेट करके बाकी सारा काम अगले दिन करने के लिए छोड़ दिया। आज उनका मन था कि वो खाना घर पर ही बनाएं और घर पर ही खाएं,
लेकिन थकावट इतनी हो चुकी थी। फिर भी माँ ने कहा, बेटा तुम लोग रहने दो, तुम लोगों ने वैसे भी आज बहुत ज़्यादा काम किया है, मैं खाना बनाती हूँ। और ये बात सुनकर बहू भी काफ़ी खुश हुई। उसने कहा, हाँ माँ जी, प्लीज़ आज आप बना लीजिए, मेरी तो हालत ख़राब हो गई है। और इतना कहकर सास किचन में सब्जियां ढूंढने के लिए चली गई। लेकिन ये क्या, जब वो किचन में पहुंची तो जो भी सब्जियां वो अपने उस घर से इस घर तक लेकर आए थे, वो सारी सब्जियां सड़ चुकी थीं। सब में एक दिन में ही फफूंदे लग चुकी थीं और अब उसमें से इतनी बदबू आ रही थी कि उनको बनाना खाना पॉसिबल ही नहीं था। ये चीज़ देखते ही तुरंत माँ ने कहा, बेटा कैसी सड़ी गली सब्जियां लेकर आए हो तुम लोग, उसमें तो फफूंदे लग गई हैं, वो सड़ गई हैं, उनको बनाना खाना तो पॉसिबल ही नहीं है। ये बात सुनते ही तुरंत बेटे ने कहा, अरे माँ ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो कल शाम में ही सब्जियां ली थी, वो तो सब फ्रेश थी, और इतनी जल्दी सब्जियां कैसे इतनी खराब हो सकती हैं। फिर उन लोगों ने ये बात ये सोचकर टाल दी कि हो सकता है आने जाने ट्रैवलिंग में दब गई हो या कुछ हो गया हो जिसकी वजह से सब्जियां खराब हो गईं। इस पर पति ने कहा, माँ अब आप रहने दीजिए, वैसे भी यहाँ बगल में एक छोटा सा होटल है, मुझे पता है, मैं मिठाई भी वहीं से लाया था, मैं जाता हूँ देखता हूँ, अगर वहाँ कुछ खाने पीने का मिलता है तो मैं लेकर आता हूँ और हम लोग खाना यहीं खाते हैं। अब वो होटल तक गया खाना लाने के लिए। उसने खाना अपने मन मुताबिक पैक कराया और लेकर आया। खाना खाने के लिए घर में कोई जगह अभी वैसी नहीं थी। वैसे भी पूरे घर में सारा सामान फैला पड़ा था। काफ़ी थकने के वजह से इन्होंने मंदिर भी अभी लगाया नहीं था और वो मंदिर वहीं हॉल में पड़ा हुआ था। भगवान की तस्वीरें, मूर्तियाँ, सब कुछ वहीं पे थे। उन लोगों ने वहीं पर थोड़ा सामान खिसका कर बैठकर खाने की एक जगह बनाई और खाना खाया। खाना खाते वक्त उनका बेटा काफ़ी थक चुका था, इस वजह से वो सो गया था। बच्चे को उठाने के लिए पिता ने मना कर दिया। उसने कहा, अरे अभी अब वो सो गया है तो उसे मत उठाओ, हाँ अगर रात में उसकी नींद खुल जाती है तो उसे जो भी खाना रहेगा उस वक्त उसे खिला देना। और इतना कहकर तीनों साथ में खाना खाने के लिए बैठ गए। उनका खाना ख़त्म हो चुका था और खाना ख़त्म होते ही उन्होंने देखा उनका बच्चा उठ चुका है। बच्चे के उठते ही उन्होंने तुरंत उसे खाना खिलाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने साफ साफ इनकार कर दिया और बच्चा किसी चीज़ की वजह से काफ़ी डरा हुआ लग रहा था। वो लगातार रोए जा रहा था। अब जबकि सबका खाना हो चुका था, सब फटाफट उठे, हाथ धोया और बच्चे को शांत कराने में लग गए। इतनी ही देर में उन्होंने जो भी खाना थोड़ा बहुत बचा हुआ था उसे उठाकर किचन में रख दिया था कि ये जैसे ही शांत होगा, अगर इसका मन करेगा तो इसको वो बचा हुआ खाना हम खिला देंगे या फिर नूडल्स वगैरह कुछ भी खिलाकर इसे सुलाएंगे। थोड़ी देर बाद, मतलब मुश्किल से 15-20 मिनट बाद उनका बेटा शांत हुआ। जब वो शांत हुआ तो माँ ने बड़े प्यार से पूछा, मेरा बेटा कुछ खाना खाएगा? बेटे ने हाँ में सर हिलाया। माँ अब उठकर किचन में वो बचा हुआ खाना देखने के लिए गई, लेकिन वो पूरा का पूरा बचा हुआ खाना भी ठीक उसी तरह से खराब हो चुका था जैसे कि सब्जियां सड़ी गली सी थीं। उस खाने से अभी इतनी तेज बदबू आ रही थी कि उस खाने को देखकर अचानक से सौरभ की पत्नी को उल्टियां होने लगी। उसे ये बात हजम ही नहीं हो रही थी कि अभी 15 मिनट पहले उन्होंने जो खाना खाया वो इतनी गंदी तरीके से सड़ा हुआ बदबूदार
कैसे हो सकता है? ये बात जैसे ही माँ को पता चली, उसने कहा, अरे ये क्या हो गया, तुम अचानक उल्टियाँ क्यों कर रही हो? जैसे तैसे सौरभ की पत्नी ने खुद को संभालते हुए और उल्टियाँ करने के बाद अपनी सास को सारी बातें बताई। सास को ये सारी चीज़ें थोड़ी सी अटपटी तो लग रही थीं, लेकिन उन्होंने अभी किसी भी चीज़ का जिक्र करना बिल्कुल सही नहीं समझा और उन्होंने इस बात को संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं, हो सकता है बाहर का खाना था, पता नहीं कब से बनाया होगा, इतना परेशान मत हो, तुम बच्चे को लेकर कमरे में जाओ, मैं उसके लिए नूडल्स बना कर लेकर आती हूँ। और सास गई, उन्होंने फटाफट बच्चे के लिए नूडल्स बनाया और ले जाकर उसे खिलाने लगी। बच्चा भी अब कमरे में आने के बाद और ज़्यादा परेशान हो गया था। वो अजीब सी हरकतें कर रहा था। वो खाने को तैयार ही नहीं था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे उसे थोड़ा बहुत खिलाकर अब सबने सोने की तैयारी शुरू की। सोने की तैयारी शुरू करने के थोड़ी ही देर बाद सबको नींद लग गई, क्योंकि सब आज पूरे दिन के बहुत ज़्यादा थके हुए थे। लेकिन अचानक रात को सौरभ की माँ को कुछ अजीब सी आवाज़ें किचन में से आने लगी। वो तुरंत उठी और भागकर किचन की तरफ पहुंच गई। जब वो किचन के पास पहुंची तो वहां पर उनका लाया हुआ टेप रिकॉर्डर रखा हुआ था, जो कि उन्होंने अभी सामान से अनपैक किया ही नहीं था। उसी में से वो अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। वो आवाज़ें ऐसी थीं जिन आवाज़ों को सुनकर कोई भी रात के उस वक्त घबरा सकता था। उन्होंने तुरंत उस टेप रिकॉर्डर को बंद किया और बंद करके वापस से लाकर हॉल में रख दिया। फिर से वो आकर अपने कमरे में सोने की कोशिश करने लगी। सोने की कोशिश करते हुए मुश्किल से 10 मिनट ही निकले होंगे कि अचानक उन्हें वापस से लगा जैसे अब किचन में कोई बर्तन इधर से उधर कर रहा है। ये आवाज़ें सुनकर उन्हें लगा जैसे उनका बेटा या बहू किसी को कुछ चाहिए, इसलिए वो किचन में कुछ ढूंढ रहा है। वो वापस से उठकर किचन में आई। जब वो किचन में आई तो बर्तन तो इधर से उधर ज़रूर थे, लेकिन वहाँ पर कोई था नहीं। वो इस चीज़ को देखते ही काफ़ी डर गईं, लेकिन उन्होंने अभी भी खुद को संभालते हुए बर्तनों को उनकी जगह पर वापस रखा और किचन में लाइट बंद करके जैसे ही बाहर आने को हुई, अचानक से उनकी नज़र किचन में बने हुए ऊपर वाले स्लैब पर गई और उस ऊपर वाले स्लैब पर बहुत सारी आंखें चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर के स्लैब पर कई सारे लोग बैठे हुए हैं और उन सारे लोगों की आंखें चमक रही हों। उनको साफ साफ उतनी कम रोशनी में भी ये नज़र आ रहा था जैसे ऊपर के स्लैब पर इतने लोग हैं कि वो ठीक से उस स्लैब पर आ भी नहीं पा रहे हैं। एक दूसरे को दबाते हुए वो आपस में चिपक कर वहीं बैठे हुए हैं। उन्होंने इस चीज़ से डरकर तुरंत बत्ती जला दी। बत्ती जलाते ही वो सारे चेहरे, वो सारे लोग, वो सारी चमकती आंखें तुरंत एक झटके में गायब हो गई और उन्होंने बत्ती बंद करके वापस से देखा। वापस से उन्हें वो सारे लोग वैसे ही साफ साफ नज़र आ रहे थे। अब उन्होंने यही चीज़ 3-4 बार की, ये कंफर्म करने के लिए कि कहीं ये उनके आँखों का धोखा तो नहीं, लेकिन ये तो सच था। सच में वहाँ उतने सारे लोग बैठे हुए थे। अब जबकि वो इन चीज़ों को देखकर समझ चुकी थी कि यहाँ पर कुछ न कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है, वो बत्ती बंद करके वहाँ से जैसे ही जाने को हुई, अचानक उसमें से एक काली परछाई उतने ऊपर के स्लैब से नीचे कूदते हुए
तुरंत उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उस परछाई के ऐसा करते ही उनके मुंह से एक भयानक चीख निकली और वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो गई। उनकी चीख सुनते ही तुरंत सौरभ और उसकी पत्नी दोनों की आंखें खुल चुकी थीं। दोनों भागकर किचन में आए। जब वो किचन में आए तो उन्हें वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उनकी माँ उनको उठाकर जैसे तैसे कमरे में लाकर लेटाया गया। काफ़ी देर के बाद डॉक्टर के देख के जाने के बाद उनकी आंखें खुली। जब उनकी आंखें खुली तो उन्हें अब पैरालिटिक अटैक आ चुका था। वो कुछ भी बोलने, बताने या करने की हालत में नहीं थी, लेकिन वो बार बार अपनी आँखों से इशारे करके उन्हें ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि उन्होंने किचन में क्या देखा है। उन दोनों को ये चीज़ें देखकर बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन तीनों की ये रात ऐसे ही निकल गई और अगली सुबह उनको हॉस्पिटल लेकर जाना था कुछ टेस्ट करवाने के लिए, जिसके वजह से अब ये पूरा दिन भी ऐसे ही हॉस्पिटल के भागा दौड़ी में निकल चुका था। यहाँ पर घर पर सौरभ की पत्नी अकेली थी अपने बच्चे के साथ। वो बच्चा आज पूरा दिन रोता रहा, अपनी माँ को परेशान करता रहा। उसकी इस हरकतों से अब सौरभ की पत्नी थोड़ी चिढ़ चुकी थी, क्योंकि एक तो घर भी अस्त व्यस्त था जिसको चाह कर भी वो ठीक नहीं कर पा रही थी, और पूरे दिन उस बच्चे ने उसे छोड़ा ही नहीं था, जिसकी वजह से वो कुछ खाना बनाए, उसको खिलाए या खुद खाए। वो अपने पति के घर वापस आने का इंतज़ार करती रही कि उसका पति घर आएगा, बच्चा संभालेगा, तो फिर वो जैसे तैसे खाना बनाएगी। इसी चक्कर में शाम हो चुकी थी, सूरज ढल चुका था। आज जब उसकी पत्नी अपने बच्चे को लेकर अंदर कमरे में थी, उसे अचानक से दूसरे कमरे से बहुत सारे लोगों की बातें करने की आवाज़ें आने लगी और वो वहाँ से उठकर दूसरे कमरे में देखने के लिए गई कि आवाज़ें कैसी हैं और कहाँ से आ रही हैं। सूरज ढलने के वजह से पूरे घर में अंधेरा हो चुका था, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपने कमरे की ही लाइट चालू रखी थी, बाकी किसी कमरे की लाइट्स उन्होंने नहीं जलाई थी। जब वो बगल वाले कमरे में, मतलब जो उनकी सास का कमरा था, उस कमरे में दरवाजे तक ही पहुंची होंगी, वो बातें करने की आवाज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थीं। उन्होंने दरवाज़ा खोलकर जैसे ही देखा, उनके होश उड़ चुके थे, क्योंकि उनके सास के बिस्तर पर वैसे ही उतने सारे लोग, जिन लोगों को रात में सासू माँ ने देखा था, वो सारे लोग बिस्तर पर बैठे हुए थे। और हाँ, सच में वो सब आपस में किसी अजीब सी लैंग्वेज में ही बातें कर रहे थे। वो कमरे के अंदर दाखिल हो चुकी थी, लेकिन उनमें से किसी की भी नज़र अभी इसके तरफ नहीं थी। उन सारे लोगों को वैसे देखकर वो डरी नहीं। उसे ऐसा लगा कि अचानक से इतने सारे लोग हमारे घर में आए तो आए कैसे। इसलिए उसने तेज आवाज़ में पूछते हुए उन सारे लोगों से तुरंत एक बार में ही सवाल कर दिया, अरे कौन है आप लोग और अचानक से मेरे घर में कहाँ से आ गए। ये सवाल सुनते ही लगा जैसे वो सारे लोग अचानक से उसके ऊपर एक साथ टूट पड़े हों, लेकिन उनके आने की गति और उनके चलने का तरीका और तो और उन सब में से किसी के भी पैर थे ही नहीं। ये चीज़ें देखकर अब वो इतना ज़्यादा डर चुकी थी कि वो वहाँ से भागना तो चाहती थी, लेकिन वो वहाँ से हिल भी नहीं पा रही थी। उन सारे लोगों ने अब उसे पूरी तरह से घेर लिया था। वो आंखें बड़ी करके बस
उन लोगों को देखने की कोशिश कर रही थी। वो लोग जो अभी थोड़ी देर पहले तक इसे इंसान समझ में आ रहे थे, अब वो लोग उसके आर पार आसानी से जा सकते थे। वो भी उनके शरीर के आर पार आसानी से देख सकती थी। उन लोगों ने इसे जोर से दोनों हाथों से पीछे से पकड़ लिया और दो लोगों ने इसका गला दबाने की कोशिश करना शुरू कर दिया। ये आवाज़ें, चीखने की कोशिश जब उस बच्चे तक पहुंची तो वो धीरे धीरे कदमों से जैसे तैसे चलता हुआ उस कमरे तक पहुंच चुका था। वो बच्चा भी इन सारे लोगों को साफ साफ देख पा रहा था। वो बहुत डरा हुआ था और वो रोता रहा। जब वो रो रहा था तो थोड़ी देर में, लेकिन पता नहीं कैसे, ये सारे लोग उसे छोड़कर वहाँ से जा चुके थे। थोड़ी देर तो उसे खुद को संभालने में लगा। जैसे तैसे उसने जब खुद को संभाला तब तुरंत वो भागकर अपने बच्चे के पास पहुंची। उसने अपने बच्चे को गोद में उठाया और तेजी से भागते हुए उस घर के बाहर निकलकर बिल्डिंग के नीचे पहुंचकर कांपती हुई, डरती हुई अपने पति का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी ही देर में पति भी अपने माँ को लेकर वहाँ पहुँच चुके थे। डॉक्टर्स ने कुछ भी नहीं बताया। सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल सामान्य थी। ये अटैक कैसे आया, कैसे हुआ, सब कुछ डॉक्टर्स भी कुछ बता नहीं पा रहे थे। बस उन्हें जो दवाइयाँ देनी थी वो दवाइयाँ उन्होंने दे दी और घर वापस भेज दिया। बिल्डिंग के नीचे पहुंचते ही जब पति ने अपनी पत्नी को, बच्चे को ऐसे सीने से लगाए हुए वहाँ बिल्डिंग के नीचे डरी, सहमी, रोती हुई, कांपती हुई देखा तो वो भागकर अपनी पत्नी के पास पहुँचा और उसने अपनी पत्नी से सारी बातें पूछी। पत्नी ने भी डरते डरते सारी बातें बता दी। पत्नी की वो सारी बातें सासू माँ सुन रही थीं। उन्होंने अब आँखों के इशारों से उन दोनों को ये समझाने की कोशिश की कि मैं भी तुम दोनों को यही बताने की कोशिश कर रही थी। अब ये चीज़ें पत्नी को कहीं ना कहीं समझ में आ रही थीं कि शायद इन्हीं चीज़ों के वजह से सासू माँ की हालत भी ऐसी हो चुकी है। सासू माँ ने पलकें झपकाकर इस चीज़ में अपनी हामी भर दी। पति को इन सारी बातों पर भरोसा बिल्कुल नहीं था और पति ने अपनी पत्नी को ज़बरदस्ती ऊपर चलने के लिए कहा, लेकिन पत्नी ने साफ साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं घर ऐसे ही खुला छोड़कर आई हूँ, आपको अगर लगता है तो आप अकेले जाइए, अकेले देखिए, मैं अपने बच्चे को लेकर अब वैसे घर में बिल्कुल नहीं जा सकती। और फिर वो अपनी पत्नी को दिलासा देने के लिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब तुम्हारे मन का वहम है, बाकी कुछ नहीं। वो एक बार फिर से उस घर में उन चीज़ों को देखने के लिए पहुंच चुका था। जब वो वहां पर पहुंचा तो पूरे घर में अंधेरा था। दरवाज़ा भी ऐसे ही खुला हुआ था। अब उसे भी एक नहीं, दोनों कमरे से ऐसे ही लोगों की बातें करने की आवाज़ें आ रही थीं। उसने भी पता नहीं क्या सोचकर घर की बत्तियां नहीं जलाई और वो पहले अपने बेडरूम में पहुंचा। जब वो वहां पर पहुंचा तो उसने भी बिल्कुल वही चीज़ें देखी जो कि थोड़ी देर पहले उसकी पत्नी ने देखी थी और उसे बताई भी थी। ये चीज़ें देखकर अब उसकी हालत ऐसी थी कि वो भी वहाँ पर बुत बना सा खड़ा ही रह गया और थोड़ी ही देर में उसे होश आया और उसने खुद को संभाला। वो वहाँ से जैसे तैसे भागते हुए नीचे पहुँचा। उसने अपनी पत्नी को कहा, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही थी, मैंने भी देखा, वो सारे लोग पूरे घर में हैं और कितने सारे हैं। अब ये बातें सुनकर पति पत्नी दोनों ने उस ब्रोकर से बात करने का विचार बनाया। पति पत्नी दोनों उसी वक्त ब्रोकर के ऑफिस में पहुंच चुके थे।
वहाँ पर जब वो पहुँचे तो ब्रोकर वहीं बैठा हुआ था। उन्होंने तुरंत उस ब्रोकर को सारी बातें बताईं और कहा, ये तुमने कैसा घर बेच दिया है हम लोगों को। वहाँ पर वो क्या है, इतनी सारी चीज़ें, उसके वजह से मेरी माँ की ऐसी हालत हो गई, मेरी पत्नी अभी मरते मरते बची, क्या है उस घर में। इस पर ब्रोकर ने अब उन लोगों को वो बातें बताईं जो कि शायद उसे ये घर बेचने के पहले बतानी चाहिए थी। उसने कहा, इस घर में सालों पहले एक पूरा परिवार रहता था और वो परिवार काफ़ी सारी मुश्किलों से जूझ रहा था। उनको कहीं से किसी ने बता दिया कि अगर वो काले जादू का सहारा लेते हैं तो उनकी ज़िंदगी की सारी मुश्किलें ठीक हो सकती हैं, और उन लोगों ने वैसा ही किया। उन्होंने काले जादू की मदद से आत्माओं को बुलाना शुरू किया, लेकिन वो आत्माओं को बुला तो लेते थे, किसी भी आत्मा से ना तो वो बात कर पाते थे और ना ही वो ऐसी मदद मांग पाते थे जिसके लिए उन्होंने उन आत्माओं को बुलाया था। धीरे धीरे उन लोगों ने ये क्रियाएं लगातार जारी रखी और करते करते उनके घर में अब इतनी आत्माएं हैं जिनकी गिनती भी नहीं है। और कुछ समय बाद ही उन सारी आत्माओं ने ही उस पूरे परिवार की जान ले ली, एक ही रात में। उसके बाद से उस घर में कभी भी कोई भी शिफ्ट हो ही नहीं पाया। मैंने आपसे पहले भी 2 लोगों को ये घर बेचने की कोशिश की थी, लेकिन उन लोगों को घर देखते वक्त ही काफ़ी कुछ महसूस हो गया, इसलिए उन लोगों ने ये घर लिया ही नहीं। इसी वजह से मैंने आप लोगों को ये घर ठीक से देखने नहीं दिया, क्योंकि मेरे ऊपर इस घर को बेचने की जिम्मेदारी थी। इस पर सौरभ भड़क गया और उसने कहा, घर को बेचने की जिम्मेदारी थी से क्या मतलब है आपका? हम पूरा परिवार, हम लोग मर सकते थे। मेरी माँ की हालत ऐसी हो गई है, मेरा बच्चा जब से उस घर में गया है वो शांत नहीं हो रहा है, वो पता नहीं किस चीज़ से डरा हुआ है। मेरी पत्नी अभी मरते मरते बची, शायद मेरी भी जान जा सकती थी, और आपके ऊपर घर को बेचने की जिम्मेदारी है। आप कुछ भी बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता। आप बस जो पैसे हमने दिए हैं वो हमें वापस कीजिए, नहीं तो मैं आपके ऊपर केस कर दूंगा। ये बात सुनते ही ब्रोकर कहीं ना कहीं इस बात को तो जानता ही था कि ये बात देर सवेर होने ही वाली है। फिर ब्रोकर ने उस चीज़ को शांत करने के लिए भी उन लोगों को ये कहा कि आप उस घर में पूजा करवा के क्यों नहीं शिफ्ट होते हैं। लेकिन इतना कुछ देखने के बाद अब कौन सा परिवार उस घर में पूजा पाठ करा के भी रहने की हिम्मत करेगा। सौरभ और उसकी पत्नी ने इन चीज़ों के लिए साफ साफ इनकार कर दिया और उन्होंने अपने पूरे पैसे उस ब्रोकर से वापस ले लिए। फिर कहते हैं कि आज भी वो घर वैसे ही खाली पड़ा है, या फिर ये कहूँ कि खाली नहीं, भरा तो बहुत सारे लोगों से है, लेकिन फ़र्क बस इतना है कि वो लोग जिंदा नहीं हैं। आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।